आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगले साल यूं तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 राज्य सबसे महत्वपूर्ण हैं, जहां उसने पूरी ताकत लगा रखी है। एक राज्य पश्चिम बंगाल, जहां उसकी कभी सरकार नहीं बनी, जहां उसने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और ये कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे कम्युनल इलेक्शन जो है वो बंगाल में देखने के लिए हमें मिल सकता है। और दूसरा राज्य है आसाम, जहां पर उसकी सरकार है और उसकी सरकार वहां पर बनी रहे, इसकी पूरी की पूरी जुगत और उसके लिए जो कुछ करना हो वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है, हिंदू मुसलमान किए बगैर, पाकिस्तान या कांग्रेस का नाम लिए बगैर तो बीजेपी की दाल ही नहीं गलती है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है और ऐसा बयान देकर वो खुद ही घिर गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहती थी कांग्रेस आसाम को, यानी कि आसाम को वो कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान को देना चाहती थी। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये कहने के बाद अब पूरा विवाद खड़ा हो गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि सर संचालक मोहन भागवत भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में पूरी तरीके से कूद गए हैं, क्योंकि लग ही रहा है कि एसआईआर जो कराया वहां पर गया, उसके बाद शायद बिहार के से अगर उसका मुकाबला करें तो आंकड़े या फिर उस तरह का मैनेजमेंट शायद वहां नहीं हो पाया है, या हिंदू मुसलमान किए बगैर वहां पर भी कुछ नहीं हो सकता है। तो अब हिंदुओं को जगाने, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह रहे हैं मोहन भागवत। उनका कहना है कि अगर हिंदू एक साथ आ जाते हैं तो वहां की परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। उनका यह भी कहना है कि बिना संविधान बदले हिंदू राष्ट्र जो है वो बनाया जा सकता है, या उनका ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र तो भारत पहले से है ही। तो आप ये देखें कि कैसे संविधान को एक तरह से ठेंगा दिखाया जा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण खबर है हिजाब विवाद, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री अभी लौटे हैं अरब देशों की यात्रा करके, और पूरे अरब देशों के जो मीडिया हाउसेज हैं वहां पर ये बड़ी खबर बनी हुई है कि कैसे एक मुख्यमंत्री ने हिजाब खींच दिया है। इस सब के बीच दिल्ली पहुंचे हैं नीतीश कुमार। तो क्या ये विवाद इसकी एक बड़ी वजह है? क्या उन्हें तलब किया गया है? इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और अब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर रविकांत जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे, जो मोहन भागवत ने बयान दिया है और उससे पहले मैं चाहूंगी जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, क्या कांग्रेस आसाम को पाकिस्तान को देना चाहती थी? तो फिर कांग्रेस को रोका किसने था? मोदी जी तो उस टाइम थे नहीं, आरएसएस की उतनी औकात थी नहीं। देखिए बुशरा जी, मोदी जी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो आपको केवल हंगामा खड़ा करना है, केवल आपको हिंदू मुसलमान करना है। और अभी भी देखिए पाकिस्तान इनको कितना परेशान कर रहा है। इनको मालूम है कि अगर पाकिस्तान के हम चुनाव जीत नहीं सकते तो असम में भी आप पाकिस्तान लेकर के आ गए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि रोका किसने था? आरएसएस की ये औकात थी क्या उस समय, या हिंदू महासभा की थी, या रामराज्य परिषद की थी? इनमें से किसी की। और ये तो चाहते ही नहीं थे, ये देश को जिस तरह से विभाजित करना चाहते थे। अब मैं अगर सावरकर की बात कर दूं, सावरकर ने क्या कहा था जब अंग्रेज जा रहे थे? तो सावरकर ने कहा कि इसको डेमोक्रेसी मत करिए, आप ऐसा करिए कि नेपाल की राजा के अधीन हमको कर दीजिए। सोचिए, सावरकर की ये मानसिकता थी। अगर इनके पुरखे माने हम, जिनका ये दावा है, तो वो तो ये चाहते थे। तो असल में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है असम के लोगों के लिए कि क्या डेवलपमेंट का विजन होगा, क्या बच्चों की शिक्षा के लिए होगा, क्या वहां के लोगों के जीविका के साधन के लिए होगा। ये कोई एजेंडा नहीं है, और इसलिए आपको वही करना। जिस बंगाल से जुड़ा हुआ बांग्लादेश है, बांग्लादेश के हालात इस समय जो हैं, और वहां भारत विरोध बहुत तेजी से पनप रहा है, और आपने वहां की पूर्व प्रधानमंत्री को जो पनाह दी हुई थी, इस वजह से भी वो तो आपसे कुछ समझ नहीं रहा है। चारों तरफ जो देश हैं भारत के, नेपाल हो, उसमें श्रीलंका हो, म्यांमार हो, या चीन हो, आपको कहीं से भी विदेश नीति की कोई सलाहियत नहीं है, कोई आपको तमीज नहीं है। एक तरह से सारे रिश्ते आपके खराब हो रहे हैं।
लेकिन आपको लड़ना किससे है? आपको लड़ना है इस देश के भीतर के लोगों से। जहां आपको लड़ना चाहिए था गरीबी से, जहां अशिक्षा से, इससे लड़ना चाहिए था, आप लड़ रहे हैं इस देश के लोगों से। इस देश के संविधान के खिलाफ आप खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की इन सब बातों को लोग समझ रहे हैं और हम लोगों के जरिए वो बातें पहुंच भी रही हैं कि रोका किसने था। नेहरू जी का जो विजन था उस समय, गांधी जी खैर अपने अंतिम, गांधी जी को मारने वाले यही थे। जो गांधी जी तो ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन हुआ है उसको हम खत्म कर लेंगे। उन गांधी जी को गोली मार दी नाथूराम गॉडसे ने, और वो किसका चेला था? सावरकर का था। और आरएसएस ने तो गांधी जी के हत्या पर मिठाइयां बांटी थी, मिली भगत थी इनकी। सरदार पटेल ने इसीलिए कहा था कि ये पागल हैं, पागलों का गिरोह है आरएसएस। और आरएसएस पर पहला प्रतिबंध लगाया था, 3 बार प्रतिबंध लग चुका है। और इस संगठन को तो आने वाले वक्त में जो होगा, जो कह रहे हैं हमारे नेता कि ये संगठन बगैर रजिस्ट्रेशन के, साहब मोदी जी कह दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन दिल्ली और नागपुर में 5 सितारा कार्यालय बन गए हैं। तो अभी तो इसका नंबर आएगा। मोदी जी की जो व्याकुलता है और मोहन भागवत की, वो ये कि जिस दिन सत्ता जाएगी उस दिन क्या होगा। क्या और रविकांत जी ये ऐसा करके एक एजेंडा सेट कर रहे हैं मोदी जी कि आने वाले चुनाव के लिए ये बताकर, और क्या हेमंत बिस्व शर्मा और जो उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो इतिहास की गंगा पूरी बहेगी, क्या उसके लिए एक एजेंडा सेट किया जा रहा है? बताया जा रहा है कि असम का चुनाव दरअसल लड़ा के लाइंस पर जाएगा आगे। देखिए, ये वोट चोरी के लिए एजेंडा सेटिंग है। मैं पिछले 10-12 चुनाव को देख रहा हूं, लगातार ऐसा एजेंडा बनाया जाता है। जैसे अभी बंगाल के चुनाव में ये होगा, हिंदू एक हो जाए। वहां पर ऑब्वियस है कि हिंदू तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर के बाकी सारी जगहों पर बहुसंख्यक है। अब वहां पर करीब 30 से 32-33% मुस्लिम है, बाकी तो सारा हिंदू है। लेकिन ये कहकर के कि साहब हिंदू एक हो जाए और चुनाव को आप चोरी कर लें और फिर आप बाद में कहें कि देखिए हिंदू एक हो गए इसलिए हम चुनाव जीत गए, ऐसा कुछ नहीं। ये एसआईआर के जरिए वोट चोरी के लिए एजेंडा सेटिंग है कि आप इसके पीछे छिप सकें, ये बता सकें कि साहब देखिए ध्रुवीकरण हुआ और ध्रुवीकरण के जरिए बीजेपी ने चुनाव जीता। जैसे बिहार में हुआ, बिहार में कि साहब महिलाओं ने वोट किया, उनको 10-10 हजार रुपए मिले, सारी महिलाओं ने वोट कर दिए। अब मुझे ये बताइए कि जिन परिवारों में जो, एक उदाहरण मैं दे दूं, जैसे यादव महिला है, किसको वोट करेगी? बता दें मुझे। दलित महिला है, किसको वोट? जिसके घर में, जिसके परिवार में, जिसके पति, जिसका, और दूसरे लोग, मान लें हम कि वो अशिक्षित है, दूसरे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की विरोधी है, वो दलित क्या मां दे देगी वोट? नहीं। लेकिन आप ये नैरेटिव खड़ा करते हैं वोट चोरी के बाद कि सारी महिलाओं ने वोट कर दिया इसलिए हम चुनाव जीत गए। ये वोट चोरी का एजेंडा सेटिंग है बुशरा जी, ये कोई और एजेंडा सेटिंग नहीं है। इनको इस देश के 80 से 85% लोग नापसंद कर रहे हैं, चुनाव हराने के लिए बेताब हैं। लेकिन आप वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं, लोगों का वोट काट के चुनाव जीत रहे हैं, फर्जी वोटिंग के जरिए चुनाव जीत रहे हैं। और उसके लिए ये बातें कही जा रही है कि साहब असम में ध्रुवीकरण करने गए मोदी जी, मोहन भागवत ने वहां कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस देश को अपने बुनियादी उसूलों पर आज भी मानता हूं, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने कितना भी कोहराम मचा लिया हो। इस देश का हिंदू और मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सब एकजुट होकर के रहना चाहते हैं। कहीं उनके मन में कोई विषाक्त, कोई नफरत उस तरह की नहीं है जो ये दिखाना चाहते हैं। मैं मानता हूं मुट्ठी भर लोग इधर भी होंगे उधर भी होंगे, लेकिन इस देश के बहुसंख्यक लोग, 90-95% लोग ऐसे हैं जिनके मन में कोई विभाजन नहीं है। ये केवल एजेंडा सेटिंग है वोट चोरी का, कि हम ये बता सकें कि साहब हिंदू मुसलमान हो गया। जी, एक और मेरा सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी प्रोफेसर रविकांत जी, अगर मोहन भागवत बंगाल में जाकर ये कहें कि भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है, हालांकि पहले भी कह चुके इस तरह की बातें,
और इसके लिए आगे उन्होंने जो कहा है, और इसके लिए भारतीय संविधान में किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सत्य है, ये उनका कहना। और फिर हिंदुओं को एकजुट होने की बात कहना और उसको आवाहन करना एक तरह से कि तभी समाज जो है वो बदल जाएगा, और फिर अपने आप को ये कहना कि भाई हम तो सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, राजनीतिक बदलाव की नहीं बात करते, हमें भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से आप हमें ना देखें। और पार्लियामेंट में खड़े होकर अमित शाह कहते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों उसी विचारधारा का है। तो ये जो बातें कही जा रही हैं, और फिर उसके साथ साथ आप जोड़िए जो क्रिश्चियंस पर जो हमले किए जा रहे हैं, जो मैंने अभी देखी 2-3 वीडियो, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये कहकर कि हिंदू राष्ट्र है और तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो। तो जब एक सर संचालक मोहन भागवत ये कहे कि पहले से हिंदू राष्ट्र है, यानी कि आप कह रहे हैं कि आप जो चाहे करें। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो बंगाल में यात्रा निकाल रहा है, वो कहीं और यात्रा निकाल रहा है, वो गीता का पाठ करवा रहा है। तो देश किधर जा रहा है, ये सवाल तो है ही। देखिए बुशरा जी, ये कुछ भी कर लें, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये जातियों में विभाजित है और जातियों में ही विभाजित नहीं है। इसमें असमानता है, अन्याय है, शोषण है, और जिस तरह से मुट्ठी भर लोग पूरे दलित और पिछड़े समाज पर पूरा आधिपत्य जमा करके रहते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को थोप करके उनको किसी को अछूत बना देना, महिलाओं के साथ, समूची महिलाएं वो किसी भी जाति समुदाय की हो, उनको हिकारत की नजर से देखना। अभी मोहन भागवत कौन होते हैं कि 3 बच्चे पैदा करें, लिव इन में रहना गलत। अरे भाई, आपने तो शादी नहीं की, आप दूसरा परिवार बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपको खुद ही नहीं मालूम है कि परिवार क्या होता है। लेकिन आप परिवार कैसे बनेगा, परिवार कैसे चलेगा, कितने बच्चे होने चाहिए, ये उपदेश देने का ठीकरा आपको, ये जिम्मेदारी किसने दी है? ये तो लोग सवाल पूछेंगे। मोहन भागवत, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। अचानक आपने देखा होगा 1.5-2 साल में ये हिंदू शब्द छोड़ करके भाग गए थे, सनातन पे आ गए थे, अब हिंदू शब्द का इस्तेमाल फिर से कर रहे हैं। तो ये जिसको मधु लिमये ने कहा था कि आरएसएस र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है, इसके 100 मुख हैं, ये एक मुख से कुछ बोलती है, दूसरे मुख से कुछ और बोलती है, लोगों को गुमराह करना। लेकिन इनका एजेंडा फिक्स है कि डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना, इस देश की समूची महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को अपने अधीन बनाना और सत्ता पर काबिज हो जाना, ये इनका मकसद है। इस देश का दलित, पिछड़ा और महिलाएं इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जहां तक बात उस हिंदू राष्ट्र की है, वो कुछ वीडियो ये इस तरह के लाए जाते हैं। मैंने कहा ना कि इस देश का डीएनए ऐसा नहीं है, वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। कुछ वीडियो को क्रिएट किया जाता है और उनको दिखाया जाता है खौफ पैदा करने के लिए, फिर भी वो कामयाब नहीं होंगे। और केवल एक ही चीज कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो इस देश से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, वो किसी भी राज्य में हो। गुजरात में ये सरकार अपनी नहीं बचा सकते हैं इस बार, छोड़ दीजिए आप बंगाल को। जी, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि चाहे हम वहां पर देखें कि किस तरह से बंगाल में हमने देखा कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं वो नेता, फिर धीरेन्द्र शास्त्री वहां पर पहुंच जाते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि एसआईआर, क्योंकि विपक्ष ये इल्जाम लगाता रहा है, आपकी पार्टी भी कहती रही है कि बिहार में जो कुछ किया गया उसकी वजह से जीते, 90% का स्ट्राइक रेट, बंगाल में भी एसआईआर कराया गया। अब मेरा सवाल ये है कि क्या उस एसआईआर से वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है जो आपका इल्जाम था? तो अब क्या अब तक का सबसे कम्युनल इलेक्शन हम पश्चिम बंगाल में देखने के लिए जा रहे हैं? क्या बंगाल को बिहार समझने की क्या भूल बीजेपी कर रही है? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, कम्युनल हम ना कहें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि और बंगाल तो रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, वहां पर यह बहुत मुश्किल है। हाँ, उसका इतिहास एक रहा भी है। 1946 में दंगा हुआ, 47 में दंगा हो रहा था, एक इतिहास है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन अभी तक का जो लोकतंत्र में और स्वतंत्र भारत में जो डेवलपमेंट हुआ बंगाल की धरती पर, वहां कम्युनिस्ट शासन भी रहा है। आप इसको भी देखिए,
और वहां उस तरह से ध्रुवीकरण नहीं है। हाँ, जो कुछ नॉर्थ इंडिया से गए लोग हैं उनमें वो बात हो सकती है, लेकिन जो आम बंगाली अवाम है वो बंगाली कल्चर को मानती है। हिंदू और मुस्लिम यानी धर्म की जो चेतना है वो पीछे है, पहले बंगालियत है, बंगाली अस्मिता है। तो ये उसमें सेंधमारी कर पाएंगे, उसमें ध्रुवीकरण कर ले जाएंगे, ये मुझे नहीं लगता। लेकिन एक लोकतंत्र का भी वहां पे इतिहास है, वो वहां पे संघर्ष हुआ है, चुनावों में हिंसा होती रही है, और अगर वो हिंसा फिर से हो तो मैं आपसे सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि ये कम्युनल आप ना कहें उसको, क्योंकि लंबे समय से वो चीजें हो रही हैं। हो सकता है कि उसे कम्युनल रंग दे दिया जाए और उसमें शामिल यही हो, ये तो दोनों तरफ शामिल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह चिन्हित किए गए हैं लोग जो मंदिर में जाकर के गाय का मांस फेंक रहे थे, पकड़े गए तो हिंदू निकले, कोई हिंदू महासभा, कोई फला ढिमका जो तमाम संगठन है उससे जुड़े हुए लोग निकले। तो ये कोशिश तो करेंगे, ये साजिश तो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से ये देश के भीतर उन भावनाओं को, सांप्रदायिक भावनाओं को पैदा कर सकते हैं। मेरा कोई विश्वास नहीं है। हाँ, इसकी आशंका है कि वहां पर जो चुनाव हो बेहद हिंसक हो, और उसमें जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो बहुत मजबूत है। अगर वहां पे बीजेपी ने इस तरह की हरकत की तो ये हिंसा हो सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये बिहार नहीं है, ये भी बात सही है। ये बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि वो हिंसा की अगर आग में झोंकेंगे तो वो दिक्कत पैदा होगी, और बीजेपी को वहां जवाब मिल सकता है उसी तरह का। हमारी अपील ये है कि इस तरह से चीजें ना हो। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है, ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी की भी है, बीजेपी की भी है कि इस तरह की चीजें ना हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, और अगर ये होता है तो आप यकीन मानिए कि बीजेपी वहां बुरी तरीके से चुनाव हारेगी। ओके मैं नीतीश कुमार पे भी आना चाहूंगी क्योंकि शुरुआत में मैंने उसका जिक्र किया, और जो विवाद है लगातार हिजाब को लेकर वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि सबने इस पर अलग अलग तरह के स्टैंड लिए हुए हैं। जो जाहिर सी बात है, मीडिया का जो एक धड़ा है जिसे हर चीज को डिफेंड करना होता है वो उसको भी डिफेंड करेगा, और वो उसको भी डिफेंड कर रहा है। मैं सुन रही थी कि बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान वो वही बात कह रहे थे कि अरे पिता ने अपनी बेटी का, तो क्या पिता को अपनी बेटी का हिजाब खींचने का अधिकार है? ये भी एक सवाल है। एक आप सोचिए कितने बड़े पद पर इंसान बैठा हुआ है, वो किस तरह की बातें कर रहा है। नीतीश कुमार ने अब तक माफी नहीं मांगी है। पूरे में देख रही थी, अभी यात्रा करके विदेश के लौटे हैं, अरब देश गए हुए थे प्रधानमंत्री, और पूरे अरब के में जो भी ट्विटर हैंडल है या जो मीडिया उनके हैंडल्स हैं उस सब पर ये पूरी तरीके से अल जजीरा से लेकर तमाम जगहों पर ये खबर बनी हुई है। और इस सबके बीच नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। क्या आपको लग रहा है कि क्या इससे जुड़ा कोई मामला हो सकता है? क्योंकि पत्रकारों ने जब नीतीश कुमार से पूछा कि आपको हिजाब खींचने की जरूरत क्या थी, क्या आप इस पर माफी मांगेंगे, क्या आपको इसलिए यहाँ बुलाया गया है, तो वो उस पर खामोशी, जैसे वो अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी तक उन्होंने माफी भी नहीं मांगी है। तो क्या आपको लग रहा है कोई इंटरनेशनल प्रेशर कोई मोदी जी पे बना है जिसकी वजह से नीतीश कुमार को यहाँ बुलाया गया है? कुछ तो है जिसकी वजह से बिहार से, पटना से सीधा दिल्ली आ गए हैं, वो भी इतनी सर्दी और इतने खराब मौसम में। देखिए बुशरा जी, जो मीडिया के लोग या दूसरे लोग आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं, ये बात अगर नीतीश कुमार ने कह दी होती कि भाई मैंने इस वजह से किया और मैं माफी मांगता हूं, अगर उस बेटी का दिल हर्ट हुआ है तो ये बात खत्म हो जाती। लेकिन ये आपकी जो सीना जोरी है वो ये, और उस पर जो दूसरे वाले सिंह साहब हैं उनका बयान कि जहन्नुम में जाए गिरिराज सिंह, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी एक समुदाय विशेष से इतनी नफरत करती है, और उसके आधार पर जो राजनीति करती है वो इसमें भी फायदा देख लेते हैं। ये आपदा में अवसर तलाशना, ये मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस की अपनी कूटनीति है। अब नीतीश कुमार इस जाल में फंस गए। नीतीश कुमार सोचते हैं कि हमारी जो मानसिक अवस्था है उसी को लोग ले लेंगे कि भाई मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन ये आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया। और इसके पहले भी उन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं। किसी महिला के गले में जबरिया आप माला पहनाते हैं,
विधानसभा के भीतर जिस तरह से आप बात करते हैं वो उनकी मानसिक अवस्था को दर्ज करता है। अगर ये स्थिति है तो नीतीश कुमार को रिजाइन करके किसी और को मुख्यमंत्री बनवा देना चाहिए, या आप जब होश में हैं तब तो आप माफी मांग सकते हैं। ये आप नहीं कर रहे हैं तो सीधे तौर पर ये नीतीश कुमार मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ जो गए हैं तो वो संक्रमण तो होता ही है। बीजेपी आरएसएस मनुवादी मानसिकता के संगठन हैं, उन्हें महिलाओं से विशेष रूप से नफरत है, वो अपने समाज की महिलाओं से भी। तो ये धुर महिला विरोधी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। नीतीश कुमार में भी वो संक्रमण हो रहा है। माफी मांग लेते तो वो बेटी भी उनको माफ कर देती, दूसरे सवाल भी नहीं होते। हाँ, ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुलाया, मुझे दो कारण लगते हैं। एक कारण उन अरब देशों को संकेत देना हो, संदेश देना हो कि मैंने मुख्यमंत्री को तलब किया, और हो सकता है कि उसके बाद कोई ट्वीट वगैरह नीतीश कुमार का आ जाए या नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई संकेत मिल जाए। लेकिन दूसरा, आपदा में अवसर तलाशना। इधर चंद्रबाबू नायडू भी नाराज हैं और नीतीश कुमार और नायडू और विपक्ष थोड़ा सा अगर कहीं एकजुट हो गया तो मोदी जी की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। बीच में इस तरह की बातें हो रही थी कि कोई मराठा प्रधानमंत्री हो सकता है या मोदी जी चंद्रबाबू नायडू नाराज हो रहे हैं, तो इसके जरिए नीतीश कुमार से मुलाकात करके थोड़ा उनकी चूड़ियां भी कस देना कि आप भाग नहीं सकते, ये भी स्थिति है। और दूसरा, अरब देशों को संदेश दे देना। उनको भारत के मुसलमानों से कोई मैसेज देने की जरूरत उनको नहीं लगती कभी भी। वो गले वहां जाकर के लग लेंगे, लेकिन यहां कभी उन्होंने किसी मुस्लिम के साथ गले लगने की जरूरत महसूस नहीं की। तो मोदी जी को ये सब आता है, क्योंकि यहां उनके जो भक्त मंडली है उसको दूसरे तरह का संदेश देना है, तो ये निश्चित रूप से होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस मुलाकात के बाद अरब देशों को संदेश देने के लिए कोई ट्वीट वगैरह या नीतीश कुमार कोई बात कह दें, माफी मांग लें, तो उसका अरब देशों के लिए संदेश जाएगा, लेकिन भारत के मुसलमानों के लिए नहीं होगा। ये मैं बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि इन्हें उसकी कभी कोई चिंता ही नहीं है। और दूसरा, नीतीश कुमार को थोड़ा सा उनकी चूड़ियां कस देना। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर लग रहा है, क्योंकि अदरवाइज नीतीश कुमार फिर यहाँ पर क्यों आए हैं। लेकिन सवाल फिर ये भी है कि क्या ये भी हो सकता है कि अभी जिस तरह से मनरेगा को बदल कर नया बिल जो लाया गया, उसको पास करा लिया गया, उसको पारित तब कराया जाएगा बीबीजी राम जी, और उसमें जो 10% भार था अब वो 40% जो है वो होने जा रहा है अब राज्य सरकारों पर। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि इसको लेकर चंद्रबाबू नायडू भी नाराज होंगे कि भाई पहले से ही इस तरह का भार है हमारे ऊपर, और अब 40% भार हमारे ऊपर, और अतिरिक्त 30% अतिरिक्त हमारे ऊपर और भार होगा, क्योंकि 40% इसको कर दिया गया है। क्या आपको नहीं लग रहा कि ऐसा करके एक फेडरल स्ट्रक्चर जो है उस पर भी हमला किया गया है सरकार की तरफ से? हाँ, निश्चित रूप से। और नरेंद्र मोदी के पास तो यह है कि फंड हमारे पास नहीं है। जो गारंटी वाली योजना थी मनरेगा, उसको इन्होंने मिशन में तब्दील कर दिया है। मिशन का मतलब है कि हम फंड दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं उससे कोई फर्क, हमारे मन में है, हम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। गारंटी में वो अधिकार होता है। अब आप कह रहे हैं कि 100 से हमने 125 कर, अरे आप 365 कर दो, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? अगर गारंटी नहीं है, केवल मिशन है, तो आप नहीं देंगे। आप तो कह देंगे हमारी मंशा तो थी लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास फंड नहीं, या कोई और बात नहीं थी। राज्य सरकारों पर यह दबाव डालना, उन पर ये जिम्मेदारी डालना, एक तो आपने पहले से ही संघीय स्ट्रक्चर को ध्यान में नहीं रखा, जिस तरह का डिसबैलेंस हुआ है और दक्षिण के राज्यों में नाराजगी है, वो ये बताती है कि ये जो सरकार है वो पूरे फांसीवादी नजरिए से काम कर रही है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के इन्होंने, वो फंड नहीं जाएगा, फंड कहे में जाएगा आप रक्षा के लिए करेंगे या दूसरे सड़क हाईवे ये वो बाकी बना करके फिर अडानी जी को दे देंगे आप वहां। तो अंततः ये सरकार अडानी और अंबानी के लिए चल रही है, ना इनको किसानों की फिक्र है, ना मजदूरों को फिक्र है। और मनरेगा जैसी योजना, बुशरा जी जरा इसका अगर आप कास्ट वर्गीकरण करें तो आपको समझ में आएगा कि मनरेगा में काम करने वाले लोग कौन हैं? जो भूमिहीन होते हैं। भूमिहीन इस देश में कौन है?
सबसे ज्यादा भूमिहीन इस देश में दलित है, फिर अति पिछड़ा है, आदिवासी है। ये 3 सबसे गरीब समाज हैं इस देश के, और अगर इन 3 को मिला लीजिए तो कम से कम 40%, 40 से 50% होता है मिनिमम। 40 से 50% मिनिमम होता है। तो 50% लोगों के लिए अगर 100 दिन की गारंटी थी कि इतना पैसा मिलना है, और आपने ये भी एक किया कि जमींदारों को आपने समय दे दिया पूरा। मनरेगा ने जो सबसे ज्यादा मुक्त किया था उन मजदूरों को, उन भूमिहीन मजदूरों को जो दिहाड़ी पे मजदूरी करते थे, और जब फसल की कटाई होती थी तो उस समय मजबूरी में वो कम दाम पर काम करते थे। लेकिन जैसे ही मनरेगा आया तो उनका ये हुआ कि नहीं साहब, हम इतने पे ही काम करेंगे, मनरेगा से ज्यादा पारिश्रमिक लेंगे। तो जमींदारों को लगा कि ये तो बेगार वाला काम खत्म हो गया, इनकी मजबूरी खत्म हो गई तो मजदूरी बढ़ गई। ये बेसिकली जमींदारों को प्रोत्साहन देने के लिए, जमींदारों को फिर से मजदूरों का शोषण करने के लिए ये योजना लाई गई है। मनरेगा को इसीलिए वो गारंटी वाली योजना को खत्म किया गया है, और इससे निश्चित रूप से नायडू बाबू तो नाराज हैं ही, और नायडू को अगर इन्होंने सेटिस्फाइड नहीं किया तो ये सरकार कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और जिस तरह का पूरा अब एजेंडा सेट करने और नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश जो की जा रही है, कवायद शुरू हो चुकी है। वही बात जो आपने कहा कि ताकि ये कहा जा सके कि हम जो हैं वो यहाँ पर इसलिए जीते हैं क्योंकि हिंदू कंसोलिडेट हो गया, और ये इस तरह की बातें खुद अपने मुंह से नहीं कहेंगे, नए-नए विश्लेषक जो है वो पैदा किए जाएंगे, बिल्कुल बिहार की तरह, और वो इसको जस्टिफाई करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वही बात कि बिहार और बंगाल पूरी तरीके से फर्क है, और असम में लड़ाई बहुत टक्कर की है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत